हेलो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आप सभी अच्छे रहे होंगे और मैं बता दूं मैं ही बहुत अच्छा हूं। सो आज जो है हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और कुछ नए टर्म्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले टर्म से, जिसका जो कि है क्रेडिटर। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, इसको पढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसका मतलब ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेता हूँ और आप क्या करना, इस चीज़ों को, इस सिनेरियो को विजुअलाइज करने की कोशिश करना। चीज़ें बहुत आसान तरीके से समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे। सपोज़ ये आप हो, आपका मतलब ये आम आदमी पार्टी वाला नहीं, आपकी बात हो रही है और आप जो है एक बिजनेसमैन हो, ठीक है। आप क्या हो, एक बिजनेसमैन हो और आप जो है घर में यूज़ होने वाले जितने भी अप्लाइंसेस हैं उन सारे को बेचते हो। जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, पंखे वगैरह हो गए। तो ये सभी चीज़ आपका काम है बेचना, ठीक है। आप जो है ये सभी चीज़ें बेचते हो। तो आपको जाहिर सी बात है ये सभी चीज़ें बेचने के लिए सबसे पहले ख़रीद के लाना होगा जो भी इनके मैन्युफैक्चरर हैं उनसे, ठीक है। तो आप हो, ठीक है, ये आप हो। आप क्या हुए कि इनके पास गए। ये कौन है, ये सेलर्स हैं। सेलर मतलब ये बेचने वाले जो कि इन प्रोडक्ट को बना के बेचते हैं। घर में यूज़ होने वाले रेफ्रिजरेटर हो गया, अपना एसी वगैरह हो गया, पंखा हो गया, तो ये सभी ये बेचते हैं। आप इनके पास पहुँचे, ठीक है। चीज़ों को विजुअलाइज करना, आसानी से ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। इधर से आ रहे हो आप यहाँ पे आए और इन्हें बोले कि सेलर भैया आप एक काम करो, आपके पास पैसे नहीं है फिर भी आप चाहते हो कि मैं बिज़नेस करूँ। तो आप इनके पास आए और बोला इन्होंने इनको कि आप एक काम करो कि आपने जो ये सामान मैन्युफैक्चर करके रखा है, आप इनको क्या करो, मुझे मतलब आपको क्रेडिट पे दो, मतलब उधारी बेचो। मैं क्या करूँगा कि ये सामान ले जाऊँगा अपने फैक्ट्री में रखूँगा और फैक्ट्री में से निकाल के इसको मार्केट में ले जाके बेचूँगा और जैसे जैसे ये सामान बिकता जाएगा मैं आपका पेमेंट करते जाऊँगा। तो आपने क्या किया, इनके पास पहुँचे। ये कौन है, सेलर से, जो इन सभी चीज़ों को बेचते हैं, एसी, रेफ्रिजरेटर, पंखा, वॉशिंग मशीन वगैरह, ठीक है। तो आप इनके पास पहुँचे और बोले कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है जिससे कि मैं आपका इमीडिएटली पेमेंट कर सकता हूँ। तो आप मुझे क्या करो कि मुझे क्रेडिट पे गुड्स दो और मैं इसे ले जाके मार्केट में बेचूंगा। बेच के पैसा रिकवरी होगा तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो ये जितने भी सेलर्स थे, ये सेलर्स जो है सपोज इनके जानने वाले हैं, मतलब कि ये जो आप लोग हो आपको ये जानते हैं ये सेलर्स। तो ये सेलर्स ने बोला चलो कहीं ना कहीं ठीक ही है, मेरे थ्रू नहीं बिक रहा है तो मैं इनके थ्रू बिकवा देता हूँ। तो आपने क्या किया, इनको जो है गुड सोल्ड कर दिया ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड कर दिया ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब है उधारी। इन्होंने पेमेंट आपको इमीडिएटली नहीं किया, कुछ टाइम के बाद जो है ये आपको पेमेंट करेंगे जब इनके पास पैसा आएगा। तो उधार बेचा, हिंदी में भी लिख देते हैं उधार बेचा, ठीक है। तो जो आपके बुक में जो आपका अकाउंटेंट होगा उस चीज़ को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करेगा ना कि मैंने इन लोगों से, ये सेलर से क्या किया है, गुड्स को परचेज़ किया है बेचने के लिए, लेकिन पेमेंट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इनका नाम, ये जो सेलर से जिनसे आप खरीद रहे हो, आपका अकाउंटेंट क्या करेगा, इनके नाम को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो इनको आपके बुक में जो वो अकाउंटिंग कर रहा है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहा है, किस नाम से बोलेगा, तो उनको बोलेगा ये क्रेडिटर। मतलब ये कौन हो गए, ये क्रेडिटर हो गए आपके। क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार, ये लेने वाले हैं, ठीक है। किससे, आपसे लेंगे। तो ये आपके बन गए क्रेडिटर और आप बन गए इनके डेटर। मैंने डेटर का कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता दिया है कि डेटर का मतलब कि जब कोई भी एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को उधार माल बेचता है तो जिसको बेचा वो बन गया डेटर और जिसने बेचा वो बन गया क्रेडिटर। तो ये जो है आपके क्रेडिटर हो गए और इनके लिए जो इन लोगों का अकाउंटेंट होगा, इन पर्सन का, इन बिजनेसमैन का अकाउंटेंट होगा, वो अपने बुक्स में आपको बोलेगा डेटर। तो एक बात समझना, मैंने क्या बोला कि जब कभी भी आप किसी भी एक सेलर से उधार सामान खरीदते हो ले जाके बेचने के लिए, तो जिससे आपने खरीदा वो आपका बन गया क्रेडिटर, जिसको आपको फ्यूचर में चल के पेमेंट करना है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है क्रेडिटर। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। अब जो है इसके डेफिनेशन को देखते हैं और समझते हैं। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, तो हिंदी में मैंने बोला लेनदार, जिसको पैसा लेना है। ये कौन है, ये वो लोग हैं जिनको आपसे पैसा लेना है, तो ये क्रेडिटर हो गए आपके। तो यहाँ पे मैं इसको इंटरप्रेट करता हूँ, क्रेडिटर इज़ अ पर्सन
क्रिएटर वो व्यक्ति है और एन एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का मतलब बिजनेस, जो इनका बिजनेस है वो भी एक क्रिएटर ही कहलाएगा। टू हुम, जिसको एन एंटरप्राइजेज ओज अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज टेकन। क्या बोला गया कि जिसको इन्होंने उधार माल बेचा, मतलब इन्होंने आपको उधार माल बेचा, तो ये लोग जो है आपके क्रिएटर हो गए और आप जो है इनके डेटर हो गए। दोबारा से एक बार, क्रिएटर इज अ पर्सन वो व्यक्ति है और एन एंटरप्राइज या फिर वो बिजनेस है टू हुम, जिसको एन एंटरप्राइज ओज अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेज, मतलब कि आपको क्या करना है, पेमेंट करना है किसके लिए, जो आपने क्रेडिट परचेज किया है जिससे, एंड और सर्विसेज टेकन। अगर आप जो है इन पर्सन से, इन बिजनेसमैन से गुड्स लेने के बजाय इनसे सर्विसेज लेते तो इनको भी कहीं ना कहीं पेमेंट करना होता, तो भी ये आपके क्रेडिटर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इन्होंने इनको गुड्स दे दिया था और ये बन गया क्रेडिटर, आप बन गए डेटर। ओके, ये बात क्लियर हुई। ठीक है, तो इनको क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद जो है शक हुआ, जब ये सामान बेच ही रहे थे, कि ये जो है हमारे जानने वाले हैं, अगर कल को चल के ये पेमेंट करने से मुकर जाते हैं तो क्या होगा हमारा, हम जो है इनसे पेमेंट नहीं रिसीव कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, ये जो सेलर्स थे इन्होंने इनको बोला कि भैया सुनो, इन्होंने बोला, सेलर्स ने आपको बोला कि सुनो, हम जो है एक पेपर तैयार करते हैं और उस पेपर पे आपको क्या करना होगा, एक वादा करना होगा कि हमने जो है आपको इतना इतना सामान बेचा है जिसका पेमेंट आपको एक स्पेसिफाइड डेट के बाद करना होगा। ठीक है, तो इन्होंने एक पेपर ड्राफ्ट किया, ये आप कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बिल्स पेबल वाला। तो इन्होंने एक पेपर ड्राफ्ट किया और ये पेपर जो है आपको लिख के दे दिया, जिसमें आपको क्या करना था, सिग्नेचर करना था और सिंपली इनको रिटर्न कर देना था। और उस पेपर में क्या लिखा हुआ होता है, उस पेपर में लिखा हुआ होता है कि ये एक प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि मैं इस पर्सन को, मतलब इन सेलर्स को इतने समय के बाद, एक टाइम लिमिट होता है, इतना अमाउंट पेमेंट करने के लिए वादा करता हूँ। ठीक है, तो वो एक एविडेंस हो जाएगा किसके लिए, इन सेलर्स के लिए। तो उसको बोला जाता है बिल्स पेबल। इन्होंने क्या किया, रिसीव किया है बिल, तो इनके लिए बिल्स रिसीवेबल होगा। बिल्स मैंने आपको इसका मतलब ऑलरेडी बता दिया है, डेटर का जो कॉन्सेप्ट बता रहा था। और ये कौन हो गए, जिन्होंने बिल को एक्सेप्ट किया, अब उनको बिल्स के अगेंस्ट पेमेंट करना है, तो वो बोलेंगे कि ये जो बिल मैंने एक्सेप्ट करके इनको दिया, इन सेलर्स को, वो मेरे लिए बिल्स पेबल है। तो इनके लिए यही चीज़ कहलाएगा बिल्स पेबल, मतलब इनको बिल के अगेंस्ट पेमेंट करना है तो बिल्स पेबल हो गया। एक बार मैं इसको पढ़ता हूँ, देन इसका इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। बिल्स पेबल मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, मतलब एक एक्सचेंज करने का एक सोर्स है, मतलब आदान प्रदान करने का एक सोर्स है। एक्सेप्टेड बाय द पर्सन और एन एंटरप्राइज, द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल ऑन द स्पेसिफाइड डेट। ये क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, एक्सेप्टेड बाय द पर्सन, इन पर्सन के द्वारा, मतलब आपके द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है, या फिर आपके जगह पे कोई दूसरा बिजनेसमैन होता और उसका बिजनेस के अंदर यही बातें होती, तो वो उसको बिल को एक्सेप्ट करते हैं। द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल ऑन द स्पेसिफाइड डेट, जिसका रकम एक स्पेसिफाइड डेट को पेमेंट किया जाना है, वो क्या कहलाता है, बिल्स पेबल। तो आई होप कि ये दोनों क्लियर हुआ होगा। इसको अगर मैं समअप करूं तो क्रेडिटर वो व्यक्ति होता है जिससे हमने उधार माल खरीदा है इसको फर्दर बेचने के लिए, तो जिससे हमने खरीदा वो हमारा होगा क्रेडिटर। और अगर हमसे उसने एक बिल पे साइन करा लिया और उसने बिल को ले लिया, तो जो बिल पे हमने साइन किया और उसको दोबारा से रिटर्न कर दिया, उस बिल्स को क्या बोलते हैं हम, बिल्स पेबल। उसके लिए वो जो सेलर है उसके लिए तो बिल्स रिसीवेबल होगा, क्योंकि उस बिल के अगेंस्ट उसे पेमेंट रिसीव करना है। लेकिन जब अगर हम अपनी बात करते हैं, जिनको पेमेंट करना है, मैंने खरीदा है, तो जब मैंने उस बिल को एक्सेप्ट किया और रिटर्न कर दिया सामने वाले पार्टी को जिससे मैंने खरीदा, तो उसको मैं बोलूँगा अपने अकाउंट्स में, अपने बुक में रिकॉर्ड करने के लिए बोलूँगा बिल्स पेबल, उस बिल के अगेंस्ट पेमेंट करना है। ओके, एक नया टर्म आता है अकाउंट। ठीक है, ये क्लियर हुआ। दूसरा आता है अपना अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या है, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद इसका मतलब समझेंगे। देखो, आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, किसी ना किसी फाइनेंशियल कंपनी में, किसी भी बैंक में आपका या फिर आपके पेरेंट्स का अकाउंट होगा। ठीक है, अकाउंट का मतलब है आप किसी भी बैंक में अकाउंट होल्डर हो, आपका अकाउंट खुला हुआ है। तो क्या होता है कि जो आपका बैंक है
उस बैंक के अंदर जो बैंकर काम कर रहा है वो आपका इन्फॉर्मेशन अलग मेंटेन करता है, या फिर जितने भी आपके लोकेशन में, मतलब कि जितने भी उस बैंक के अंदर अकाउंट होल्डर है उन सभी का एक ही में घोच पोच करके, मतलब कि एक ही जगह रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। ऑब्वियसली अलग अलग करता है, अलग अलग मतलब कि अगर आप उसके पास जाओ और पूछो कि मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं या फिर मेरे बैंक अकाउंट से कितने कितने अमाउंट डिडक्ट हुए, तो वो सिंपली क्या करता है, आपका अकाउंट नंबर मांगता है और अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद एंटर हो जाता है आपके अकाउंट के अंदर और आपको सारी जानकारी दे देता है। उसी तरीके से अगर एक बिजनेसमैन चाहता है अपने अकाउंटेंट से कि जो मेरा पूरे साल भर में मैंने बिजनेस किया, उस साल भर में मैंने टोटल सेल कितना किया एक ही बार में बता दे, तो वो जो अकाउंटेंट है वो पूरा साल भर का सेल अब गिनती करने नहीं बैठेगा कि गिनती करके बताऊंगा कि कितना है। उसी तरीके से परचेज़ कितना हुआ तो गिनती नहीं करेगा कि मैंने कितना टोटल साल भर में परचेज़ किया। उसके लिए एक अलग से अकाउंट मेंटेन किया जाता है, मतलब कि हर एक इवेंट, हर एक ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में हो रहा है, हर एक ट्रांजैक्शंस को एक हेड के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि परचेज़ अकाउंट के अंदर जितना भी परचेज़ हुआ, क्रेडिट पे प्लस कैश पे, तो अगर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि मैंने टोटल साल भर में, पूरे साल भर में ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर कितना परचेज़ किया, तो वो जो अकाउंटेंट है वो परचेज़ अकाउंट को देखेगा और सिंपली बता देगा कि हमने इतना टोटल परचेज़ किया। उसी तरीके से सेल्स की बात करें तो सेल्स के बारे में पूछता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से, तो एम्प्लॉय का मतलब है यहाँ पे अपना अकाउंटेंट से, तो एम्प्लॉय वो अकाउंटेंट क्या करेगा, देखेगा सेल्स अकाउंट को कि मैंने टोटल कितना सेल्स किया है, मैंने नहीं मतलब कि हमारे बिजनेस से टोटल कितना सेल हुआ कैश प्लस क्रेडिट, और बता देगा। इसी तरीके से खर्चे के बारे में जानकारी लेना है किसको, एम्प्लॉयर को, अपने अकाउंटेंट से। तो हर एक खर्चे का एक हेड होता है, सैलरी कितना पे किया गया तो एक सैलरी हेड में लिखा जाता है, सैलरी अकाउंट जिसे बोलते हैं। कितना रेंट पे किया गया तो एक रेंट का अकाउंट खोला जाता है। कितना कैरेज पे किया गया, तो मतलब सभी चीज़ों का एक सेपरेट अकाउंट खोला जाता है, जिससे कि इमीडिएटली अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है तो उसको तुरंत वो प्रोवाइड किया जा सके। अब जो है ये चीज़ें यहाँ पे देखना सिंपली समझ में आएंगी। अकाउंट का मतलब क्या होता है, तो इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है, जैसे कैश एंड क्रेडिट, जो कैश में किया वो भी और उधार में किया वो भी, अंडर अ पर्टिकुलर हेड। सभी ट्रांजैक्शंस का एक हेड होता है, हेड ऑफ अकाउंट। जैसे कि हम कह सकते हैं सैलरी अकाउंट, मतलब कि एम्प्लॉयर जानना चाहता है, बिजनेसमैन जानना चाहता है कि जो मेरे पास एम्प्लॉय टोटल साल भर में काम किए, हमने उनको टोटल कितना सैलरी पे किया, तो वो सैलरी अकाउंट देख के वो अकाउंटेंट बता देगा कि हमारे जेब से टोटल इतना सैलरी गया है। तो जैसे सैलरी अकाउंट हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट हो गया, एक्सपेंस का अकाउंट भी खोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, कैरेज, कोई भी ट्रांजैक्शन। बेसिकली यहाँ पे 5 अकाउंट बनते हैं, मतलब कि अलग अलग नाम से, ठीक है। एसेट्स का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी का अकाउंट, एक्सपेंस का अकाउंट और इनकम का अकाउंट। तो हर एक चीज़ों को अलग अलग बताने के लिए यहाँ पे अकाउंट यूज़ करते हैं। समझ में आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, लेकिन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब पर्टिकुलर हेड, एसेट्स, लायबिलिटीज, ठीक है। इट नॉट ओनली शो द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो शो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। क्या बोला गया इस लाइन का मतलब, आपको जब आगे बढ़ोगे और अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से करना सीखोगे तो वहाँ पे पता चलेगा। एक छोटा सा क्ल्यू दे देता हूँ कि जब आप जर्नल एंट्री पास करते हो तो वहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन का जो इम्पैक्ट कौन से अकाउंट पे पड़ेगा, तो आप जो है लेजर फॉल्यू का जो कॉलम होता है वहाँ पे आप लिखते चलते हो। तो वहाँ से यहाँ पे जो लेजर अकाउंट बनाया जाता है तो उसका डायरेक्शन भी पता चलता है कि जो लेजर अकाउंट में पोस्टिंग हुआ है कोई भी ट्रांजैक्शन का, वो कहाँ से हुआ है। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोस्ट। अब कोस्ट का मतलब ऑब्वियसली जानते हो क्या, कि कोई भी चीज़ बनाने पे या फिर ख़रीदने पे मेरे को कितनी लागत आई। सपोज़ मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं ये पेन बनाता हूँ, ये मार्कर बनाता हूँ, तो इस मार्कर को बनाने में मेरा टोटल कितना खर्चा आया, मेरा कोस्ट कहलाएगा। इस प्लास्टिक का खर्चा मेरा कोस्ट में इंक्लूड होगा। इसके अंदर जो मैं इंक वगैरह यूज़ कर रहा हूँ वो भी मेरा कोस्ट के अंदर इंक्लूड होगा। इसके अंदर जो फोम वगैरह यूज़ हो रहा है वो भी मेरे कोस्ट में इंक्लूड होगा। जो ये प्रिंटिंग के लिए मैं यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहा हूँ, तो प्रिंटिंग के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहा हूँ उसका कोस्ट कितना आएगा, वो भी मेरा कोस्ट कहलाएगा। मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने में जो भी मेरा कोस्ट आता है उसको मैं बोलता हूँ कोस्ट। यहाँ पे पढ़ते हैं कोस्ट। कोस्ट का मतलब इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये वो खर्चा है इनकर्ड ऑन ए स्पेसिफाइड आर्टिकल। ये किसी स्पेसिफिक आर्टिकल पे, मतलब कि ये जो मैं सामान बना रहा था इसके ऊपर खर्चा हुआ आर्टिकल, प्रोडक्ट पे या फिर और एक्टिविटी पे, कोई एक्टिविटी करने पे, ठीक है, कोई भी खर्चा आया तो वो मेरा टोटल कॉस्ट कहलाएगा। आई होप कि ये 3 चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब जो है आगे बढ़ते हैं और कुछ नए टर्म्स के बारे में देखते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं और नेट टर्म्स के बारे में देखते हैं। नेट टर्म आता है अपना बैड डेट्स। अब बैड डेट्स क्या होता है, एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप एक सेलर हो, आपने किसी एक पर्सन को उधार बेचा, कैश में नहीं, उधार बेचा, और वो पर्सन जो है जिसने आपको उधारी बेचा, जिसको आपने उधार बेचा था, ठीक है, जो आपका डेटर था, वो पैसा लेके भाग गया। मतलब कि जितना भी सामान उसने ख़रीदा था आपसे उधारी पे, उसका उसने पेमेंट नहीं किया, लेके भाग गया। अब वो पैसा आप रिकवर नहीं कर पाए, तो आपको उस खर्चे को कुछ ना कुछ नाम से दिखाना पड़ेगा। उस खर्चे को दिखाने के लिए आपको बोला जाता है बैड डेट्स। तो पढ़ते हैं, समझते हैं। बैड डेट्स का मतलब, बैड डेट्स इज़ द अमाउंट। बैड डेट्स का मतलब वो रकम है ओड टू द बिजनेस दैट इज़ रिटर्न ऑफ, जो कि एक बिजनेस को लेना है, ठीक है। और टू द बिजनेस दैट इज रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ का मतलब होता है उसे ख़त्म करना। बिकॉज दैट हैज़ बिकम इरिकवरेबल, मतलब कि आपने जब उसे बेचा था तो आपने उसे एक डेटर माना था, डेटर के नाम से आपने उसको अपने बुक में रिकॉर्ड किया था। जानते हो ऑब्वियसली, आप ऐसे मत देखो, मैंने आपको बताया है डेटर का मतलब जब कभी भी एक बिजनेसमैन किसी दूसरे पर्सन को उधार बेचता है तो उसको बोलता है डेटर, जिसको बेचा। तो उस डेटर को जो आपने बेचा था उसको किसी न किसी नाम से रिकॉर्ड किया होगा, डेटर के नाम से। अब वो पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा, तो उसको अब अपने अकाउंट से राइट ऑफ करना पड़ता है। जब कभी भी कोई खर्चा हो जाता है और उस खर्चे का अपने को रिकवरी नहीं हो पाता है, बेचने के ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस की बात कर रहा हूँ, तो उसको बोलेंगे बैड डेट्स, ठीक है। क्योंकि अब ये इरिकवरेबल हो चुका है, तो इट इज़ अ लॉस फॉर द बिजनेस एंड इट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो, जब आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालोगे, मतलब आप नहीं, आपका जो अकाउंटेंट होगा ओबियसली, तो आपका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए, मतलब कि आपने जो प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस कमाया, आपको मुनाफा या हुआ या फिर हानि हुआ, तो उसके लिए वो एक अकाउंट बनाता है जिसको आगे पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एंट्री। एंट्री का मतलब क्या होता है, जब कभी भी कोई भी लेन देन हो रहा है तो उस लेन देन को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। तो जब वो रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको बोलते हैं एंट्री पास करना। और ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हेन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स नोन एज एंट्री। जब कोई भी एक लेन देन या फिर कोई भी एक इवेंट होता है, जैसे बैड डेट्स हुआ था ना, बैड डेट्स एक इवेंट है। कोई भी लेन देन, खरीदना एक इवेंट है। मतलब कि इवेंट का मतलब पूरे साल भर के दौरान जो भी चीज़ हुआ उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या पड़ा, मतलब कि परचेज टोटल कितना हुआ पूरे ड्यूरिंग द ईयर, एक इवेंट है। कितना मेरा बैड डेट्स हुआ, एक इवेंट है। पूरे साल भर के दौरान एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो मेरा इवेंट है। तो कोई भी एक ट्रांजैक्शन या फिर इवेंट को रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स के अंदर, तो उसको बोलते हैं एंट्री पास करना। उसके बाद बात करते हैं प्रोप्राइटर। सपोज एक आप बिजनेसमैन हो, तो आप एक बिजनेसमैन हो, तो आपको आपके नाम को आपको क्या बोला जाएगा उस बिज़नेस के अंदर, आपने उसके अंदर पैसा लगाया, आपको उसको उस बिज़नेस का मालिक बोला जाएगा। तो जो कोई भी एक पर्सन किसी भी बिज़नेस में पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है, तो उसको बोला जाता है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर वह व्यक्ति होता है, कोई भी एक नया बिज़नेस सेटअप करता है तो उस बिज़नेस उसके अंदर पैसा लगाएगा और वो उस बिज़नेस के अंदर जितने भी रिस्क हैं, जोखिमें वगैरह है, खुद ही बियर करेगा, मतलब खुद ही उसको उस जोखिम को सहन करना पड़ेगा, तो उसको बोला जाता है प्रोप्राइटर। समझते हैं यहाँ पे, प्रोप्राइटर का मतलब है द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट, वो व्यक्ति जो कि निवेश करता है, एंड बियर ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस इज कॉल्ड एज प्रोप्राइटर, और सारे के सारे जोखिमों को सहन करता है जो भी उस बिजनेस के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑब्वियसली आप लोग जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। प्रॉफिट का मतलब है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस के अंदर, सपोज आप ये बेचते हो, ये पेन बेचते हो, मार्कर बेचते हो, आपका स्टेशनरी का शॉप है, तो जो भी आपने प्रोडक्ट बेचा, प्रोडक्ट बेचने के बाद आपने क्या किया, आपका टोटल रेवेन्यू देखा, मतलब कि कितना पैसा मुझे मिला, उसमें से आप माइनस कर दोगे कि इस सामान को खरीदने में जो मैंने बेचा उसको कितना लागत आया था। तो जो सेल्स में से हम माइनस कर देते हैं कॉस्ट, वो हमारा आ जाता है प्रॉफिट। मतलब नॉर्मल ऑपरेशन से जो भी मेरा इनकम हो रहा है मैं उसको अपना बोलूँगा प्रॉफिट। यहाँ पे बात पढ़ते हैं, प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय द बिजनेस, किसी भी एक बिजनेस के द्वारा अर्न किया जा रहा है फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है जो मेरा मेन बिजनेस है। मेन बिजनेस क्या है, स्टेशनरी के सामान बेचना, तो उसको बेचने के बाद जो मेरा इनकम होता है मेरा प्रॉफिट कहलाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से दैट इज एक्टिविटी कैरिड आउट बाय द एंटरप्राइजेस टू अर्न प्रॉफिट, जो भी एक्टिविटी कैरी आउट किया जा रहा है उस एंटरप्राइजेस के द्वारा प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसका प्रॉफिट कहलाएगा। इसी से मिलता जुलता एक
एक टर्म आता है गेन। प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस है। प्रॉफिट क्या होता है कि जो मेरा मेन बिजनेस है, मेन बिजनेस से करके जो मैंने प्रॉफिट कमाया, इनकम कमाया, वो मेरा प्रॉफिट कहलाएगा। लेकिन आपका काम है क्या बेचना, पेन कॉपी बेचना, बुक्स वगैरह बेचना, बोर्ड्स वगैरह बेचना, और भी जो भी स्टेशनरी वाले बेचते हैं वो सारे सामान बेचना। लेकिन आपने क्या किया, अपने बिजनेस में कुछ कबाड़ पड़ा हुआ था, मतलब कि प्रिंटर पड़ा हुआ था, ख़राब हो गया था, उसको उठा के आपने बेच दिया। तो जो उसको बेचने से मुझे पैसा रिसीव हुआ, मेरे को जो इनकम हुई, उसको मैं गेन बोलूँगा। ठीक है, तो गेन का मतलब क्या है, तो गेन इज़ द इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी का मतलब होता है जो मालिक ने पैसा लगाया उसको बोलते हैं ओनर्स इक्विटी। ऑब्वियसली कोई भी प्रॉफिट कमाया जाएगा बिजनेस के अंदर वो आपको ही मिलेगा, क्योंकि आप ही ने उसके अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। तो वो प्रॉफिट आपके कैपिटल को बढ़ाएगा। अभी कैपिटल का मतलब क्या होता है आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि गेन इज द इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी रिजल्टिंग फ्रॉम समथिंग अदर देन डे टू डे अर्निंग। जो भी आपका डे टू डे अर्निंग है उससे हटके जो मेरे को अर्निंग मिला, इरेगुलर नेचर का या फिर नॉन रेगुलर नेचर का, मतलब कभी कभार होता है। प्रिंटिंग मशीनरी बेचना आपका थोड़े ना काम था, वो तो सडनली हुआ और आपको इनकम हो गया, तो उसको मैं बोलूँगा क्या, गेन। इसी से एक मिलता जुलता आता है हमारा लॉस। लॉस का मतलब हानि। जब कोई भी मेरा इनकम कम है मेरे खर्चे के कंपेयर में, मतलब कि मैंने सामान खरीदा 100 रुपये का और उसको बेच दिया 80 रुपये का, कहीं ना कहीं मुझे 20 रुपये का नुकसान हो गया। ठीक है, तो आपको जब कभी भी आपका रेवेन्यू का मतलब जो भी आपकी आय हुई आपके एक्सपेंडिचर से कम है, मतलब आपका खर्चा ज़्यादा है, आपका रेवेन्यू कम है, तो आपको ऑब्वियसली लॉस होगा। इसका डेफिनेशन देखते हैं। लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू। लॉस का मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपेंस, खर्चे का ज़्यादा होना, ऑफ अ पीरियड, एक समय का, ओवर इट्स रेवेन्यू, मतलब कि खर्चा हमेशा कंपेयर किया जाता है मतलब कि ऐसे देख लो कि एक महीने में मेरा कितना इनकम हुआ, मतलब रेवेन्यू कितना हुआ, और एक महीने में मैंने जो सामान खरीदा उसकी लागत कितनी आई। सारा बेचने के बाद जो मुझे इनकम रिसीव होता है वो कम पड़ जाता है जितना मैंने खर्चा किया था, तो उसे बोलूँगा मैं अपना लॉस। तो आई होप कि ये सभी टर्म्स जो है आपको समझ में आया होगा कम्प्लीटली। अगर कोई भी डाउट या फिर क्वेरी आती है तो आप जो है मेक श्योर मुझे बताइए, मैं उसको रिजॉल्व करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। See you in the next class. Bye bye.